नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। और एक बार फिर से आज हम सभी 22 जुलाई 2020 की द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ प्रमुख आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे और उनसे जुड़े सभी एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। और बात करें आज के डिस्कशन की, तो आज का हमारा जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण अपना इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आज के जो आज के आर्टिकल हैं वो कहीं न कहीं एक बेहतर और नई नॉलेज को हमारे सामने लाकर रख रहे हैं। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को मिस ना करिए, बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए कि इसमें क्या एक नई बात इस आर्टिकल के माध्यम से इस द हिंदू न्यूज़पेपर में आज आई हुई है और उसके बारे में क्या-क्या उससे जुड़े एस्पेक्ट हैं, उन सभी को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। सबसे पहले हम जानते हैं कि आज हमें किन-किन टॉपिक्स पे, किन-किन आर्टिकल पे डिस्कशन करना है। पहले हम उन सभी चीज़ों को देखते हैं, उनको समझते हैं। तो हमारे आज के जो आर्टिकल हैं वे हैं पहले उनमें पहला हमारा आर्टिकल है वो है डाटा रेगुलेशन, जो कि अपने आप में आज का आर्टिकल ऑफ द डे है, डाटा रेगुलेशन। क्योंकि आजकल हम जानते हैं कि आजकल पूरी जो हमारी जनरेशन है, जो मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है, उसमें कहीं न कहीं जो इंटरनेट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इस इंटरनेट के माध्यम से हम एक बहुत बड़ी चीज़ को मिस कर रहे हैं, या फिर एक बहुत बड़ी चीज़ पर हमें रेगुलेशन लगाना चाहिए और इससे संबंधित सारे एस्पेक्ट को हमें समझना चाहिए। क्योंकि जो भी काम आज के समय में हो रहा है, डाटा पे हो रहा है। तो डाटा पे क्या-क्या एस्पेक्ट बनते हैं, उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। टॉपिक में पहला आर्टिकल हमारा डाटा रेगुलेशन है। सेकंड आर्टिकल हमारा रहेगा कॉशियस ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। इसमें कुछ प्रमुख बातें जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण हर दिन अखबार में कुछ न कुछ आर्टिकल आते रहते हैं, तो उससे संबंधित एक आर्टिकल को हम देखेंगे। इसके बाद हम द हिंदू बेस्ड हमारा क्वेश्चन होगा, जो कि आज के ही द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को, समझते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान के साथ बने रहिए, क्योंकि ये सेशन है अपने आप में एक नई जानकारी को लाके आप सभी के सामने प्रस्तुत कर देगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है टुवर्ड्स रोबस्ट डाटा रेगुलेशन। कि देखिए, जो डाटा रेगुलेशन की तरफ रोबस्ट रोबस्ट मतलब होता है एक मजबूत मजबूत कदम, यानी कि हम डाटा रेगुलेशन की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाएं कि किस प्रकार उसको हम रेगुलेट करें, किस प्रकार उसको सुरक्षित रखें, प्रकार उसको सिक्योर रखें और उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि द नॉन पर्सनल डाटा कमेटी, एक नॉन पर्सनल डाटा कमेटी है, उसने कहा कि डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क रेजेज मेनी ऑफ क्वेश्चंस, कि जो उसका फ्रेमवर्क है गवर्नेंस का, वो कई क्वेश्चन को उठाता है। यानी कि इस आर्टिकल के अंतर्गत कुछ प्रमुख बातें की गई हैं और उन प्रमुख बातों में सबसे नई बात ये है हमारा कि एनपीडी मतलब होता है आपका नॉन पर्सनल डेटा। तो एक होता है पर्सनल डेटा और एक होता है नॉन पर्सनल डेटा। तो नॉन पर्सनल डेटा का मतलब होता है गैर जो पर्सनल डाटा होते हैं उनको हम लोग नॉन पर्सनल डाटा कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ द डे है उसमें की पॉइंट का है। तो की पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया है, वो हमारा है एनपीडी, यानी कि नॉन पर्सनल डाटा, जो कि आज के इस डिस्कशन का प्रमुख मुद्दा है। तो एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी का नाम है नॉन पर्सनल डाटा कमेटी। इसमें देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट है, जब आप पढ़ेंगे तो कुछ क्लियर होगा कि फॉर अ कंट्री दैट डज नॉट हैव अ पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, द सेटिंग अप ऑफ अ कमेटी टू रेगुलेट नॉन पर्सनल डाटा सीम्स प्रीमेच्योर। यानी कि हम जानते हैं कि किसी अब तक जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें कहीं भी किसी भी प्रकार का डाटा प्रोटेक्शन कहीं भी बिल नहीं पारित हुआ है और ना ही उसके लिए कोई कमेटी बनी हुई है। तो इसके लिए हाल ही में नवंबर 2019 में एक कमेटी बनी, जिसको नॉन पर्सनल डाटा भारत में कहा गया। और ये कमेटी का प्रमुख कारण बनने का जो प्रमुख कारण है वो यही रहेगा कि सभी डाटा को किस प्रकार हम लोग कलेक्ट करें, उसका किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। यानी कि बात करें कि ये जो टॉपिक हमारे लिए बिल्कुल एक नया टॉपिक है, जो कि जीएस पेपर 3 के लिए ये जो टॉपिक हमारा वो हमारे जीएस पेपर 3 के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि इसमें जो बेसिकली है डाटाज़ के इम्पोर्टेंस को बताया गया है, डाटा के इम्पोर्टेंस को शो किया गया है। और इस आर्टिकल में केवल कमेटी की इंस्ट्रक्शन को दर्शाया गया कि जो डाटा नॉन पर्सनल डाटा की कमेटी की जो इंस्ट्रक्शन है, इन सभी बातों को बताया गया है इन सभी आर्टिकल्स के अंतर्गत। लेकिन हमको देखिए, हमको डिस्कशन में जो की पॉइंट है उसको सेलेक्ट करना है, और हमने की पॉइंट सेलेक्ट किया है नॉन पर्सनल डाटा, यानी अबाउट हम लोग डाटा, हम सभी डेली हम लोग डाटा यूज़ करते हैं, कि चाहे मैसेजिंग फॉर्म में, चाहे किसी टेक्स्ट के फॉर्म में, या फिर किसी भी फॉर्म में यूज़ करते हैं। लेकिन हम एक चीज़ छोड़ रहे हैं कि डाटा है क्या, डाटा संबंधित जो बेसिक जानकारी है वो है क्या, उसको जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके सभी एस्पेक्ट को समझना। इस आर्टिकल में जैसा कि हम सभी जाने हैं, कमेटी ने सभी इंस्ट्रक्शन बताए हैं और जो भी डाटा संबंधित जो भी जुड़े बेसिक फैक्ट हैं उस पे फोकस किया गया है इस आर्टिकल के अंतर्गत। अगर हम बात करें कि ये जो डाटा है इस वक्त ही क्यों चर्चा में, क्यों इससे चर्चा में आने का कारण क्या है, तो हम बता दें आप सभी को कि इन्फोसिस के जो को-फाउंडर हैं क्रिस गोपाल कृष्णन, इसमें आप जब पूरा आर्टिकल आप जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे क्रिस गोपाल कृष्णन का नाम, और वो इन्फोसिस के फाउंडर है। और उन्होंने उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी, एक
समिति का गठित की गई है और इस कमेटी को बनाने का सुझाव भी दिया गया है कि देश की विभिन्न जो घरेलू कंपनियां हैं और संस्थाओं, जितनी भी घरेलू कंपनियां हैं और जितनी भी संस्थाएं हैं, उनको भारत में होने वाले गैर व्यक्तिगत डाटा, यानी जिसको हम लोग कहते हैं नॉन पर्सनल डाटा के एक्सेस की अनुमति दी जानी चाहिए। यानी कि गोपाल कृष्णन की अध्यक्षता में जो एक टीम बनी, जो समिति बनी, उसने ये सुझाव दिया गवर्नमेंट को कि जो देश की विभिन्न घरेलू जो कंपनियां हैं, डोमेस्टिक जो फैक्ट्रीज़ हैं और जो संस्था इंस्टीट्यूशन भी हैं, उन सभी को भारत में उत्पन्न होने वाले जो भी गैर पर्सनल डेटा होते हैं, यानी नॉन पर्सनल डेटा होते हैं, उन सभी को एक्सेस करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जिससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम अभी नीचे जानेंगे। यानी कि जो यहाँ से देखिए, आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए कि जो इन्फोसिस के को फाउंडर है वो कौन है? कृष गोपाल कृष्णन। कौन है? कृष गोपाल कृष्णन। आगे देखते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को कि बीते वर्ष नवंबर में, यानी कि पिछले साल नवंबर 2019 में सरकार ने उद्योग जगत के विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों आदि को मिलाकर एक 9 सदस्यों की एक टीम बनाई, एक समिति बनाई। 9 सदस्यों की एक समिति का गठन किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य सिर्फ इतना रहा कि भारत में उत्पन्न होने वाले जो डेटा हैं उनको किस प्रकार संग्रहण किया जाए, उनको किस प्रकार कलेक्ट किया जाए और उनको कलेक्ट करने से संबंधित जो भी नियम होते हैं उन सभी को किस प्रकार व्यवस्थित करें। मतलब कि डेटास को कलेक्ट करें और उनसे संबंधित जो भी कानून हैं उन सभी का खाका तैयार करने के लिए ही इस समिति का, यानी कि 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है नवंबर 2019 में। यदि हम बात करें एनपीडी की, यानी कि नॉन पर्सनल डाटा की, तो इसके से जुड़े प्रमुख फैक्ट हमें समझना होगा कि सरल और बुनियादी, जो इसका अर्थ है हम समझते हैं कि सरल और बुनियादी रूप में गैर व्यक्तिगत डाटा, यानी कि नॉन पर्सनल डेटा किसी भी प्रकार के डेटा का वह समूह है, यानी किसी भी प्रकार के डेटा का वह समूह है जिसमें व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य कोई भी जानकारी शामिल नहीं होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो नॉन पर्सनल डाटा होता है उसको देखकर या उसकी एनालिसिस कर किसी भी विशिष्ट व्यक्ति का पहचान करना असंभव। यानी कि अगर हम बात करें कि कोई भी कंपनी अगर नॉन पर्सनल डाटा किसी भी व्यक्ति का लेती है या फिर किसी भी सिस्टम से लेती है, तो वो उस डाटा के माध्यम से, उस डाटा की एनालिसिस करने के बाद वो किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं जान सकती, उसके बारे में एनालिसिस नहीं कर सकती। तो उदाहरण की अगर हम एग्जांपल की बात करें कि जैसे मान लीजिए अब किसी व्यक्ति को कोई भी सामान यदि प्रोवाइड किया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट द्वारा, किसी भी कंपनी के द्वारा, तो प्रोवाइड करते समय उससे मुख्य रूप से नाम, उसका नाम, पता, एड्रेस और उसके जो मतलब कि मेल है फीमेल क्या है और उससे अदर इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। अब यदि हम बात करें कि इन डाटा के समूह में जितने भी, अगर जो भी डाटा उससे उस व्यक्ति से लिया गया, उसके नाम से और भी अदर इन्फॉर्मेशन जो इस लिए गए, उन सबको यदि हम हटा दें, यानी कि नाम, डाटा है हमने ले लिया है उस पर्सन का, लेकिन लेने के बाद उससे संबंधित जितने भी आर्टिकल थे, यानी कि नाम, पता, एड्रेस जो भी था उसको हमने हटा दिया, तो इस प्रकार अब हम उस व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकते जिस व्यक्ति को वो व्यवस्था प्रोवाइड कराई गई थी, क्योंकि जब उसका नाम, पता, पहचान, बाकी सब चीज़ें नहीं रहेंगी तो कहाँ से हम जान पाएंगे कि वो क्यों, किस व्यक्ति की ये सारी सूचनाएं हैं। तो बात करें कि नॉन पर्सनल डाटा की, तो उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं कि यानी कि एनपीडी को हम, देयर आर एनपीडी के 3 भाग हो सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है? पब्लिक नॉन पर्सनल डाटा, दूसरा है कम्युनिटी नॉन पर्सनल डाटा और थर्ड है प्राइवेट नॉन पर्सनल डाटा। यानी कि इसके 3 प्रकार होते हैं: सार्वजनिक एनपीडी, सामुदायिक एनपीडी और निजी एनपीडी। तो बात करें यदि हम सार्वजनिक यानी कि पब्लिक एनपीडी की बात करें, तो ये क्या होता है इसको समझते हैं कि सार्वजनिक एनपीडी की बात करें तो जो भी जानकारी सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा लिए जाते हैं या कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे जनगणना, नगर निगम, नगर पालिका आदि के द्वारा जो भी जानकारी कलेक्ट की जाती है, वही जानकारी कहलाती है पब्लिक एनपीडी, यानी कि सार्वजनिक गैर व्यक्तिगत डाटा। ये होता है पब्लिक एनपीडी। अब बात करें कम्युनिटी एनपीडी की, तो इसके अंतर्गत जो व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह से संबंधित जो भी डाटा, जैसे कि एक भौगोलिक स्थिति, जैसे लोकेशन अपना शेयर करना कुछ व्यक्तियों के द्वारा, भौगोलिक स्थिति साझा करने वाले लोगों का डाटा, या किसी एक विशिष्ट स्थान पर रहने वाले लोगों का जो डाटा होता है, ये सब डाटा जो हैं वो आते हैं कम्युनिटी एनपीडी के अंतर्गत, यानी कि सामुदायिक डाटा के अंतर्गत किसी भी स्थान के लोकेशन की जानकारी कलेक्ट की जाती है। और बात करें अगर पर्सनल एनपीडी की यानी निजी नॉन पर्सनल डाटा की, तो इसकी श्रेणी में जो है उस डेटा को शामिल किया जाता है, उन डेटाज को शामिल किया जाता है जो कि एक व्यक्ति की विशिष्ट
एक व्यक्ति विशिष्ट के माध्यम से उत्पन्न होता है, यानी कि किसी एक पर्सनल व्यक्ति का जो डाटा होता है अगर उसको कलेक्ट किया जाए तो वो कहलाएगा पर्सनल क्या ना प्राइवेट नॉन पर्सनल डाटा, यानी कि निजी एनपीडी। अब बात करें डेटा की, डेटा क्या होता है तो आप सभी के मन में आ रहा होगा डेटा क्या होता है, डेटा क्या होता है। तो हम डेटा को भी समझते हैं कि सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करें तो प्रायः मैसेजिंग करना या मैसेज भेजना, सोशल मीडिया का यूज करना, मीडिया पोस्ट करना, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना और भी सर्च हिस्ट्री जो भी आप ब्राउज़र चलाते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, इन सभी के लिए डेटा शब्द का यूज किया जाता है। इन सभी के लिए किसका यूज किया जाता है? डेटा शब्द का यूज किया जाता है। अर्थात डेटा को ऐसी जानकारी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि जिसे कंप्यूटर क्या करे, आसानी से पढ़ सके, यानी डेटा वो होता है जिसे कंप्यूटर आसानी से पढ़ सके। और हम जानते हैं कि वर्तमान समय में जो पर्सनल डाटा जो है, जो वर्तमान समय में पर्सनल जानकारी का ये जो भंडार है, कहीं न कहीं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट का इम्पोर्टेंट सोर्स बन गया है। मतलब कि अगर हम बात करें कि कोई भी कंपनी है, यदि कुछ पर्सन्स की बिहेवियर और उनके पर्सनल डाटाज़ को कलेक्ट करे और एक एनालिसिस तक पहुँचे, तो कहीं न कहीं उस कंपनी के आने वाले प्रोडक्शन पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो आपकी जो मेंटालिटी है उसको भापेगा ये डाटा, और इस डाटा के माध्यम से वो कहीं न कहीं वो ऑलरेडी आपके और क्या चल रहा है सिस्टम में, इन सभी बातों की जानकारी ऑलरेडी पाएगा और हिसाब से अपना प्रोडक्शन करेगा, जिससे उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि प्रेज़ेंट टाइम में जो पर्सनल जानकारी का यह जो भंडार है, यह मुनाफ़े का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गया है और विभिन्न कंपनियां जो हैं अपने उपयोगकर्ताओं के अनुभव को और भी ज़्यादा ईजी बनाने के लिए, जैसे कि आप सबसे अच्छी बात एग्जांपल ले लीजिए, आप गूगल ले लीजिए, ये किसी भी आप डाटा को आप कोई चीज़ सर्च करें, यदि आप उसको दोबारा कभी सर्च करें तो वो ऑलरेडी वो लिख देता है, यानी कि ये आपके डाटा को सिक्योर करता है। यानी कि जो भी उपयोगकर्ता के अनुभव को ईजी बनाने के लिए ही, ईजी बनाने के पर्पज़ से ही इसको कलेक्ट किया जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि कहीं न कहीं इसका एक गुड एस्पेक्ट भी है, एक अच्छा पहलू भी है। अगर बात करें डाटा कलेक्शन की, तो इन्हीं सब पर्पज़ को लेकर के कि इसको कलेक्ट किए जाएँ कि नहीं किए जाएँ, कि इसको एक्सेस करने की परमिशन सबको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, कि इन्हीं सब पहलुओं की चर्चा इस आर्टिकल के अंतर्गत टोटल की गई है। यानी कि हम बात करें कि जो भी कंपनियाँ हैं, उपयोगकर्ताओं के अनुभव को ईज़ी बनाने के पर्पज़ से इस डाटाज़ को कलेक्ट करती हैं और उसका प्रयोग करती हैं। यानी कि हम समझ चुके हैं कि नॉन पर्सनल डाटा क्या होता है, एनपीडी क्या होता है और डाटा क्या होता है। तो इन सभी जानकारी को हम अच्छे से समझ लिए हैं, तैयार कर लिए हैं और बेहतरीन तरीके से समझ लिए हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं या फिर थोड़े कम शब्दों में इसको लिखने का प्रयास कर सकते हैं। देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है वो बेस्ड है एडिटोरियल पेज से, जो कि आप सभी के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। तो देखिए आप सभी लोग उसको भी ध्यान से, जिसका नाम है कॉशियस ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि इस आर्टिकल का नाम है कॉशियस ऑप्टिमिज्म। यानी कि देखिए, कॉशियस मतलब होता है कि सतर्क या सावधान, ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावाद, यानी कि जो भी आशाएं हो रही हैं उसमें हमको क्या होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। कि मतलब कि ये जो आर्टिकल है वो हमारा बेसिकली रिलेटेड है इस पैंडेमिक से, इस कोविड-19 से और इस प्रकार जो वैश्विक से महामारी चल रही है उससे रिलेटेड। यानी कि जो हमारी ये जो आर्टिकल है वो भी बेसिकली कोविड-19 से रिलेवेंट है, उससे रिलेटेड है। यानी हम बात करें कि विथ द एज द रेट्स ऑफ वैक्सीन गैदर्ड पेस, द फॉलो अप पीरियड शुड नॉट बी शॉर्टेंड। यानी कि एक मतलब कि बेहतरीन सोच इस आर्टिकल के माध्यम से देखी जा सकती है कि जो भी इस वक्त पेस चल रहा है, पेस मतलब होता है कि रेस मतलब आप समझ रहे हो दौड़, और वैक्सीन गैदर्ड पेस, यानी कि पेस मतलब होता है गति, कि जो भी मतलब गति चल रही, जो भी दौड़ चल रही है, रेस चल रही है सभी कंट्रीज़ में, किसके लिए, कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए, कोविड-19 की वैक्सीन प्रिपेयर करने की जो रेस चल रही है बहुत सारे कंट्रीज़ में लगातार, उस रेस पे भी एनालिसिस किया गया है इस आर्टिकल के अंतर्गत कि वो रेस किस प्रकार हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है और किस प्रकार हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। यानी कि रेस चल रही, अच्छी बात है कि सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अगर हम इसको शॉर्ट एंड करें, यानी कि इस रेस को लिखा है कि फॉलो अ पीरियड शुड नॉट बी शॉर्ट एंड, यानी कि इससे संबंधित, यानी कोविड-19 से संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको जो फॉलो करने की जो भी पीरियड हैं, जो भी उसके फेज हैं, उसको हम लोग शॉर्ट एंड नहीं कर सकते, मतलब कि कम समय में ख़त्म करके उसको डायरेक्ट नहीं ला सकते हैं। मतलब कि जो इस कोविड-19 की वैक्सीन को कंस्ट्रक्शन की बातें चल रही हैं, तो सभी कंट्रीज़ समस्याएँ कर रही हैं, वो पहले ला दे, वो पहले ला दे, वो पहले ला दे, क्योंकि हम जानते हैं जो कंट्री पहले लाएगी उसका कहीं न कहीं इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा। तो इसलिए हम इन बात पहले लाने के चक्कर में हम उस
उस जो वैक्सीन जो आएगी उसकी क्वालिटी से कोई मतलब कि कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो क्वालिटी से उसमें समझौता रहेगा तो कहीं न कहीं जब वो मार्केट में आएगी या फिर जब उसका ये ट्रायल लिया जाएगा, जब उसका यूज़ किया जाएगा तो कहीं न कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है या फिर कोई समस्या हो सकती है। तो इन्हीं सब बातों को कहा जा रहा है कि दौड़ अच्छी है, लेकिन आप उसमें इतना उस दौड़ को तेज़ मत बनाइए कि उस पूरी चीज़ को छोटे में ही ख़त्म कर दीजिए। यानी उसको एक प्रोसेस के माध्यम से ही आप होने दीजिए। ये इन सब बातों की चर्चा इस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है। यानी इसमें प्रॉब्लम एक बेहतरीन प्रॉब्लम है जिसकी कंसर्न देखी जा रही है कि जिस प्रकार वैक्सीन की दौड़ चल रही है विभिन्न देशों में, इस दौरान यदि हम जल्दबाजी में कोई भी वैक्सीन लाते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं, मतलब कि अगर यदि नहीं हुई जो भी वैक्सीन हम लाते हैं जल्दबाजी में, तो वो एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, वो एक और नई समस्या क्रिएट कर देगी। इसी के दौरान यदि हम बात करें चाइना ने, तो चाइना ने एक वैक्सीन ला दी है। यानी सभी देशों ने, अभी हमने कल ही के आर्टिकल में पढ़ा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने CH जो नाम था, उस नाम को आप सभी लोग याद होना चाहिए कि CH19 ऐसे कुछ था। उस ऐसे नाम की किसी एक वैक्सीन को मतलब कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मतलब बनाया है, उसको तैयार कर लिया है। और अनेक प्रकार के देशों की लगातार भारत में भी कोवैक्सीन की चर्चाएँ चल रही हैं। तो इसी प्रकार के हर देश अपनी-अपनी वैक्सीन ला रहे हैं। तो फिलहाल चाइना भी अपनी एक वैक्सीन ला रहा है, यानी कि इसी दौरान चाइना भी एक वैक्सीन लाया है। तो उसकी बात इस आर्टिकल के अंतर्गत हमको पढ़ना है कि वन कैंडिडेट, यानी कि यदि हम बात करें कि लिखा है कि वन कैंडिडेट वैक्सीन डेवलप्ड बाय चाइना यूजिंग अ रिकम्बिनेंट कॉमन कोल्ड वायरस एडिनो वायरस as a vector to vary the generic material of the coronavirus was on June 25 approved for use exclusively by the military फॉर 1 ईयर। यानी कि चाइना भी अब इसी दौड़ में शामिल है और वो भी अपनी एक वैक्सीन लाया है। और इस वैक्सीन को आप समझ सकते हैं कि वो वैक्सीन जो है बेसिकली एडिनो वायरस बेस्ड है, और हम जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो आरएनए बेस्ड वायरस है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं कि चाइना जो वैक्सीन लाया है तो वो एक प्रकार का वायरस ही लाया है, जो वैक्सीन लाया है, और उसको अपनी जो है मिलिट्री पर वो 1 साल के लिए उस पे यूज़ करेगा। मिलिट्री पर यूज़ के पर्पज़ से बनाया है। और बात करें इस वैक्सीन की, तो ये जो वैक्सीन है बेस्ड है किस पर? एडिनो वायरस पे। किस पे? एडिनो वायरस पे। तो ये हमको मालूम होना चाहिए। और बात करें यदि हम एडिनो वायरस की, तो व्हाट इज़ एडिनो वायरस? तो एडिनो वायरस क्या होता है? एडिनो वायरस आर अ ग्रुप ऑफ कॉमन वायरस that infect the living of your eyes, airways एंड लंग्स इंस्टेंट। यानी कि जो एडिनो वायरस होता है वो एक प्रकार का वायरस ही है, एक वायरस का ही सिस्टम है। इसके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं कि आइज़ पे पड़ता है, लंग्स पे पड़ता है यानी कि हमारे फेफड़ों पे पड़ता है, हाथ में पड़ता है, और जो हमारे यूरिनरी जो ट्रैक हैं उन पे पड़ता है, और भी जो हमारे नर्वस सिस्टम है उन पे पड़ता है। तो इसको बनाने के पीछे जो ये वैक्सीन बनाई है ये वायरस से ही बनाई है, यानी एडिनो वायरस के माध्यम से ही इस वैक्सीन को प्रिपेयर किया गया है। तो यदि हम बात करें कि इस एडिनो वायरस के जो काजेज़ होते हैं, यानी कि दे आर कॉमन काजेज़ ऑफ फीवर, कॉट, सोर थ्रोट एंड डायरिया एंड पिंक, जो भी है कि डायरिया और ये लक्षण जो होते हैं कॉमन कोल्ड होते हैं, यही इन सब चीज़ों को लक्षण होते हैं। यानी कि जो एडिनो वायरस है एक प्रकार का कॉमन कोल्ड वायरस है, यानी कि ये भी क्या है? एक कॉमन कोल्ड वायरस है, और यह एक वेक्टर के फॉर्म में कार्य करेगा। ये किस फॉर्म में काम करेगा? वेक्टर के फॉर्म में करेगा। कि ये जो वैक्सीन है, यानी कि हम बात करें कि इस वैक्सीन की, तो ये जो वैक्सीन है वो अपने 3rd फेज़ में चल रही है। किस फेज़ में चल रही है? वो 3rd फेज़ में है, और उसका जो नाम है AD5 वेक्टर कोविड-19 वैक्सीन इसका नाम है। AD5 वेक्टर कोविड-19 वैक्सीन इसका नाम है। तो ये आप लोग थोड़ी मोड़ी जानकारी रखिए कि चाइना ने वैक्सीन लाया है और उस वैक्सीन का नाम क्या है, उससे संबंधित प्रमुख जानकारियाँ क्या हैं। तो ये सब बातों की चर्चा इस आर्टिकल में की गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे जो ये कोविड-19 है, ये SARS-CoV-2 का जो संरचना है वो आरएनए बेस्ड है। तो ऐसी कोई वायरस लाया जो इस आरएनए बेस्ड को कंट्रोल करे, तो ये इन्हीं सब बातों की चर्चा इस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है। तो हम समझ चुके हैं, हम अपने 2 आर्टिकल को समझ चुके हैं, उनको बेहतर तरीके से तैयार भी कर लिए हैं। तो देखते हैं आज के हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को। और हमारा आज का जो द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट डाटा रेगुलेशन अबाउट 150 वर्ड्स। यानी कि आप सभी डाटा रेगुलेशन में
पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, वो भी लगभग 150 वर्ड्स में आप देने का प्रयास करिए, जो कि आज का आर्टिकल ऑफ द डे था। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन और ये रहेगा हमारे कुछ आर्टिकल। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। आप सभी जुड़े रहिए आई इस पॉइंट के यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।